Hello students, hope you are doing good. I am here with you for another session of Word Power ADC. Today we have to do session number 31. So what session 31 is talking about? No reverence. You know the word reverence? Reverence means to respect the other person, admire से थोड़ा ज़्यादा. We call it reverence. Now, the iconoclast sneers at convention and tradition, attempts to expose our cherished beliefs, our revered traditions, or our stereotypical thinking as shams and myths. मीन्स आइकॉनोक्लास्ट कौन है? आइकॉन तो आप जानते ही हैं, किसी को हम आइकॉन मान लेते हैं कि ये हमारा आइकॉन है जिसे हम मानते हैं, कभी अमिताभ बच्चन हो या सचिन तेंदुलकर हो, वैसे भी आइकॉन मानते हैं, यानी जिसको हम सिंबल मानते हैं, यानी जिसको हम मूर्ति मानते हैं, जिसको हम वर्शिप करते हैं, वो आइकॉन हो गया. काइंड ऑफ यू कैन से लाइक दैट. आइकॉनोक्लास्ट है द पर्सन, द वन हु ब्रेक्स द आइडल्स, उसको आइकॉनोक्लास्ट बोलते हैं. द वन हु डज नॉट फॉलो द ओल्ड रूल्स और उनको तोड़ना चाहता है, वो आइकॉनोक्लास्ट है. मीनिंग इज रिटन, देखें नीचे, पर्सन हु अटैक्स चेरिश्ड बिलीव्स, attacks cherished beliefs or institutions, who destroys images. ओके, तो वो उनको ऑब्वियसली जो आपके बिलीव्स हैं वो भी इमेज जैसे हैं, और इमेज तो खैर इमेज है ही है उसको. तो द आइकॉनोक्लास्ट स्नीयर्स एट कन्वेंशन. स्नीयर का मतलब होता है बड़ा मॉकिंग स्माइल होती है, मतलब इंसल्टिंग लुक्स देता है. एट कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन, जो हमारे कन्वेंशनल थॉट्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको वो स्नीयर करता है, मतलब बड़ा कंटेम्प्टुअस तरीके से, इंसल्टिंग तरीके से देखता है. डज नॉट लाइक ऑल दोज ट्रेडिशन जो हम सेंचुरी से फॉलो कर रहे हैं. अटेम्प्ट्स टू एक्सपोज अवर चेरिश्ड बिलीव्स, जो हमारे चेरिश्ड, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारे दिल के बहुत क्लोज है, ऐसे बिलीव जो हम सालों से मानते आ रहे हैं या सदियों से मानते आ रहे हैं, उनको वो एक्सपोज करने की कोशिश करता है. काइंड ऑफ आवर रिवर्ड ट्रेडिशंस, हमारे जो रिस्पेक्टफुल ट्रेडिशंस हैं, जिनको हमने बहुत मन से मानते हैं, वो हम कहते हैं इनका क्या पॉइंट है, कैन से लाइक दैट. और अवर स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग एज शैम्स एंड मिथ्स, और जो हमारी स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है, यानी जो मेरे ग्रैंडफादर ने, फिर मेरे फादर ने, फिर मैंने, फिर मेरे बच्चे, सब उसको ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हैं. अगर कोई लॉजिक पूछेगा तो प्रॉब्ली मेरे पास लॉजिक नहीं है, बट वी फॉलो इट एज दैट इज, बिकॉज ये हमारे कल्चर में है, हमारे सिस्टम में है. तो उसको वो कहता है यार ये तो स्टीरियोटिपिकल है, ये सारे के सारे शैम है, ये सब बोगस हैं, ये सब फॉल्स है. ऐसा पर्सन, उसको आइकॉनोक्लास्ट कह रहे हैं. ओके, एंड देन बात आती है एडोलेसेंस की. एडोलेसेंस इज दैट कंफ्यूज्ड एंड रेबेलियस टाइम ऑफ लाइफ. एडोलेसेंस आप जानते हैं, जब आप 12 to 19 जब थे तो हम उसे एडोलेसेंस बोल रहे थे. जब आप टीन एज में थे, जब आप ना छोटे थे ना बड़े थे, लेकिन आप नई नई दुनिया देख रहे थे और आप नई नई सोच से चल रहे थे. तो एडोलेसेंस इज दैट कंफ्यूज्ड एंड रेबेलियस टाइम ऑफ लाइफ इन विच iconoclasm is quite normal. ऐसी स्टेज में कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको अपने अपने पेरेंट्स पर को कही होंगी, या मैंने भी कही होंगी, या आप कह रहे होते हैं कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, ये सब बेकार है, काइंड ऑफ थिंग. तो उस वक्त आप काइंड ऑफ आपकी अप्रोच क्या होती है, iconoclastic हो जाती है. iconoclasm इज क्वाइट नॉर्मल दैट टाइम. इंडीड द एडोलेसेंट हु इज नॉट iconoclastic is some degree point to some degree might be considered either immature or maladjusted. यानी जब आप iconoclastic नहीं है, वो तो ऐसा भी मानता है, यानी आपको कहीं ना कहीं जब आप अपनी नज़र से दुनिया देखते हैं तो नेचुरली आपको कई सारी चीज़ें डिफरेंट लगती हैं, और आप कहते हैं इसका क्या लॉजिक है. यानी अगर आप एडोलेसेंस में iconoclasm नहीं है आपके अंदर, या iconoclastic नहीं है, वो ऐसा मानता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि आप इमेच्योर हैं या मैल एडजस्टेड हैं. आपको दुनियादारी की चीज़ों में फेलिंग टू कोप विद दी डिमांड्स ऑफ ए नॉर्मल सोशल एनवायरनमेंट, आप उतना ज़्यादा एडजस्ट करने में नहीं कर पा रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग. द वर्ड्स आर फ्रॉम द ग्रीक आइकॉन, यहाँ वर्ड दिया है हमने, अगर आप देखेंगे आइकॉनोक्लास्ट जितनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस वर्ड इज आइकॉन, ग्रीक वर्ड, ए रिलीजियस इमेज प्लस क्लेम टू ब्रेक. तो एकॉन और क्लेम को ब्रेक है, तो iconoclasm बन गया, iconoclast बन गया. iconoclasm इज नॉट ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्टेड टू रिलीजन, यानी अब ऐसा नहीं मान सकते कि वो रिलीजन से ही है. आपने समझ ही लिया, कोई चेरिश्ड बिलीफ को जो ब्रेक करे, जो ट्रेडिशन को ना माने, या वो कहे कि यार ये क्या है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
वो उसको हम आइकोनोक्लास्टिक कह सकते हैं। एंड इसे इसके एडोलेसेंस में हम सब थोड़े बहुत आइकोनोक्लास्टिक होते हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब हम बहुत ही सबमिसिव हैं, हम इमेच्योर हैं, जो किसी ने कह दिया हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा अपना दिमाग ही नहीं चल रहा, काइंड ऑफ थिंग। वो अपनी तरफ से एक परसेप्शन ले रहा है। ओके, इज देयर ए गॉड, ये कई बार दिमाग में आता है हम सबके। एथीस्ट हमने पहले से जाना है, कंबाइन द ग्रीक नेगेटिव प्रीफिक्स अ विद थियोस। ये आपको पता ही है, जब नेगेटिव हो जाता है और थियोस मतलब गॉड को इंडिकेट करता है। डू नॉट कंफ्यूज एथिज्म विद एग्नोस्टिज्म। अब देखिए, एथिज्म एक वर्ड है, एथिज्म एक वर्ड है और एग्नोस्टिज्म एक वर्ड है। अब एग्नोस्टिज्म एक अलग चीज है। ही सेज एग्नोस्टिज्म इज डिफरेंट, एग्नोस्टिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। ही सेज इसको अलग मानिए, द फिलोसफी दैट क्लेम्स दैट गॉड इज अननोएबल। गॉड इज अननोएबल मतलब उसको नहीं मालूम भगवान के बारे में, दैट ही मे और मे नॉट एग्जिस्ट एंड दैट ह्यूमन बींग्स कैन नेवर कम टू ए फाइनल कंक्लूजन अबाउट हिम। यानी जो ये माने, जो थ्योरी ये माने कि भगवान के बारे में हम कोई फाइनल नहीं ले सकते कि भगवान है या नहीं है, ऐसी वाली सोच की जो फिलॉसफी है उसको एग्नोसिज्म बोलते हैं। ये ऐसे पर्सन को एग्नोस्टिक बोलते हैं। Can never come to a final conclusion about him. The agnostic does not deny the existence of a deity, as does the atheist, but simply holds that no proof can be adduced one way or the other. जैसे मान लीजिए वो अथीस्ट है, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ के देखें, द एग्नोस्टिक डज नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डेटी। डेटी क्या है? ए गॉड और गॉडेस, द क्रिएटर एंड सुप्रीम बीइंग, डिवाइन स्टेटस। जैसे वैष्णो देवी को हम मानते हैं या हमारे कोई और श्राइन है ऐसे मानते हैं, ये जो भी भगवान है हमारे मानते हैं, जिनको भी हम कंसिडर करते हैं, ये सब भगवान के उनको डेटी कंसिडर कर रहा है। ये जो एथीस्ट एग्नोस्टिक है वो ये नहीं कहता कि ये भगवान नहीं है, जैसे कि एथीस्ट कहता है, एज डज द एथीस्ट। एथीस्ट कहता है कि भगवान तो है ही नहीं। वो कहता है एग्नोस्टिक डज नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटी, वो उसको मना नहीं करता, लेकिन बट सिंपली होल्ड्स, ये बात मानता है, दैट नो प्रूफ कैन बी एड्यूस्ड वन वे और द अदर। एड्यूस्ड मतलब कैन बी साइटेड एज एविडेंस, भगवान के होने के कोई प्रूफ नहीं दिए जा सकते, वो ये कहता है। पे अगर आप सूरज निकलता है और चांद निकलता है या सनसेट होता है या सनराइज होता है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर व्हाट, नेचुरल। अब इसको साइंटिफिकली प्रूव करें तो साइंस हो गया, अदरवाइज हम उसे गॉड मानते हैं। दैट्स व्हाट द केस है। तो ही सेज कि यार हमारे पास इन चीजों के गॉड के होने के प्रूफ नहीं है, हम नहीं मान सकते ये भगवान है या नहीं है, काइंड ऑफ थिंग। ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो एग्नोस्टिक कहलाते हैं। से लाइक दैट। हाउ टू नो? Agnostic is built on the Greek root nostos, known as the negative prefix a. An agnostic claims that all but material phenomena is unknown and indeed unknowable. आप उसके बारे में materially प्रूव नहीं कर सकते कि गॉड है। He says that a diagnosis constructed on the allied Greek word gnosis. अगर हमने एक डायग्नोसिस कराते हैं किसी डिसीज का, वो किस पर आया है? नॉसिस, जो भी नॉस्टोस वर्ड आया था, नॉलेज, प्लस डाया मीन्स थ्रू, इज ए नोइंग थ्रू एग्जामिनेशन और टेस्टिंग। यानी जब हम डायग्नोसिस कराते हैं किसी डिसीज का, तो यानी डाया और नॉसिस, तो डायग्नोसिस हो गया। तो ये जो ग्नोसिस है ये वो बता रहा है, इसका मतलब नॉलेज है, और डाया मतलब थ्रू है। टेस्टिंग, ए प्रोग्नोसिस भी आपने कभी सुना हो। प्रोग्नोसिस इज ऑन द अदर हैंड इज एटोमोलॉजिकली ए नोइंग बिफोर हैंड। प्रो मतलब बिफोर है ना, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। एंड नॉसिस, नॉसिस जी से स्टार्ट हो गया, तो वो नॉसिस क्या है? वो हमारा नोइंग है, नॉलेज है। हैंस ए प्रिडिक्शन जनरली बट नॉट सोलली एज टू द कोर्स ऑफ ए डिसीज। वो कहता है ये प्रोग्नोसिस हो जाता है, यानी जनरली वो एक प्रेडिक्शन होती है। ये नहीं कह सकते कि सोलली वही होगा, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक प्रोग्नोसिस देता है कि दिस इज द लाइकलीहुड। फिर आप अपना डायग्नोसिस कराते हैं, फिर जो भी निकलता है बात अलग है, बट प्रोग्नोसिस ही सेज इज अ काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, इज काइंड ऑफ फोरकास्ट है। आप देख रहे हैं प्रो और ग्नोसिस आ रहा है, प्रो मतलब बिफोर है और नॉसिस हमारा नॉलेज है। तो प्रोग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस हो गया, एग्नोस्टिक हो गया। ठीक है, चलिए। Thus, you may say to a doctor,
व्हाट इज द डायग्नोसिस डॉक्टर? आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको एग्जामिन करा, तो आपने पूछा व्हाट इज द डायग्नोसिस? डायबिटीज, डॉक्टर ने बोला। देन यू से एंड व्हाट इज द प्रोग्नोसिस? उसने चेक कर लिया, उसको लग रहा है कि डायबिटीज है, तो आप पूछे फिर प्रोग्नोसिस क्या है? इफ यू टेक इंसुलिन एंड वॉच योर डाइट यू विल सून बी एज गुड एज न्यू। यानी आप ठीक हो जाएंगे अगर आप इंसुलिन लेंगे। ये उसका प्रोग्नोसिस है, ये उसका प्रेडिक्शन है, ही सेज। ठीक है। The doctor's prognosis then is a forecast of the development of trend of a disease. What is this? Prognosis comes out to be what? The forecast of development or trend of a disease. यानी वो क्या बताता है कि आपकी development of disease कैसी होगी, इस एंड तक जा सकती है, लेकिन अगर आप इंसुलिन ले लोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। The doctor knows beforehand फ्रॉम प्रीवियस सिमिलर केसेस व्हाट टू एक्सपेक्ट। प्रोग्नोसिस, उसको पहले से ही मालूम है, प्रोग्नोसिस है कि इंसुलिन लेनी होती है जब आप डायबिटिक होते हैं, और ही कंसिडर्स कि इफ यू टेक इंसुलिन लाइक दिस यू विल बी बेटर। ही कैन फोरकास्ट द डेवलपमेंट ऑफ द disease. Hope you understand this. The verb from the verb form of diagnosis is diagnose. The doctor diagnosed my disease, ऐसे बोलते हैं ना, तो ही इज डायग्नोजिंग, तो यानी उसका वर्ड क्या, डायग्नोसिस का जो वर्ब हो गया वो क्या हुआ, डायग्नोस हो गया। द वर्ब फ्रॉम द प्रोग्नोसिस इज प्रोग्नोस्टिकेट। ये याद रखना पड़ेगा, प्रोग्नोसिस से वो क्या निकाल रहा है, प्रोग्नोस्टिकेट आ रहा है। टू यूज द वर्ड प्रोग्नोस्टिकेट करेक्टली, be sure that your meaning involves the forecasting of developments from the consideration of symptoms of conditions। यानी जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो विजनरी, वैसे ऐसे विजनरी की तरह नहीं कर रहे या किसी ऐसे सेंट की तरह नहीं कर रहे। आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं। व्हाट इज सेइंग, बी श्योर दैट योर मीनिंग इन्वॉल्व द फोरकास्टिंग ऑफ डेवलपमेंट्स फ्रॉम अ कंसिडरेशन ऑफ, देखिए, फ्रॉम ए कंसिडरेशन ऑफ सिम्टम्स और कंडीशंस। आपके पास कुछ डेटा बेस्ड है जिसको एनालाइज कर कर आप प्रोग्नोसिस करते हैं, वेदर द प्रॉब्लम इज फिजिकल, मेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, और व्हाट हैव यू। इट मीन्स अगर आप किसी का प्रोग्नोसिस कर रहे हैं, इसका मतलब व्हाट, यू आर जस्ट ट्राइंग टू predict but on the certain basis that you have, that is known as prognosis होता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो यानी जो प्रॉफिट आपके बारे में प्रोफेसी करता है कि कल तुम्हारे साथ ही होगा, या तुम किंग बन जाओगे, या तुम ऐसा हो जाएगा, वो प्रोग्नोसिस नहीं है। प्रोग्नोसिस वो है जिसमें आपके पास फैक्टर्स हैं, जिसके पास आपका डेटा है, कंडीशंस हैं, जिसको एनालाइज करके आप बताते हो कि ऐसा ऐसा पॉसिबल है, दैट इज प्रोग्नोसिस है। ओके। In school, you may have taken diagnostic tests. These measured not what you were supposed to have learned during the term, but your general knowledge in a field, so that your teachers would know what steps to take, just as doctors rely on their diagnosis to decide what drugs or treatment to prescribe। तो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाते हैं, यानी क्लास टेस्ट जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास टेस्ट का मतलब क्या, टीचर वो से वहाँ मेजर कर लेती है कि अच्छा भाई क्या डायग्नोसिस है, इस स्टूडेंट का लेवल क्या है, अच्छा इस पर इतना काम करना चाहिए, इसको इतना काम करना चाहिए। वो जैसे मैं बोलूँ क्लास टेस्ट होते हैं, वो एक डायग्नोसिस है जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोल रहे हैं। उससे क्या करती है टीचर, दीज मेजर्ड नॉट वॉट यू वर सपोज टू हैव लर्न ड्यूरिंग दी टर्म। ये नहीं कि आपने क्या लर्न करना चाहिए था, वो तो आपको फाइनल एग्जाम होता ही है कि आपके कितने मार्क्स आए, लेकिन बट योर जनरल नॉलेज इन ए फील्ड, आप उस फील्ड में कितना जानते हैं, सो दैट योर टीचर वुड नो व्हाट स्टेप्स टू टेक, just as doctor rely on their diagnosis to decide what drugs or treatment to prescribe। Getting my point? तो यानी वो रिलेट कर रहा है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रोग्नोसिस, और आपके टीचर का जो प्री टेस्ट लेना है वो भी काइंड ऑफ प्रोग्नोसिस है। वो अंडरस्टैंड कर जाती है कि आपको यार ये थ्योरी आती है, ये फॉर्मूला समझ आ रहा है, या कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो अगली बारी वो फिर उसके बेसिस पर आपके साथ अकॉर्डिंगली काम करेगी और आपको सिखाने की कोशिश करेगी। दैट इज प्रोग्नोसिस है। तो दैट इज व्हाट इट सेज इज डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। वो डायग्नोज करने के लिए कि अच्छा भैया ये स्टूडेंट में क्या एबिलिटी है और क्या कहाँ का वो लैक कर रहा है। In a reading center, various diagnostic machines and tests are used. These tell the clinician what is wrong with the student's reading and what measures will probably increase such a student's reading efficiency। Okay, तो वहाँ रीडिंग एबिलिटी को चेक करा जा सकता है।
द मेडिकल स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिस इज डायग्नोस्टिशियन, यानी जो डायग्नोस करने का एक्सपर्ट है वो डायग्नोस्टिशियन है। फिर डायग्नोस कैसे करेगा, चाहे वो रीडिंग वाला करे, कैसे भी, जो भी डायग्नोस कर रहा है उसको मैं डायग्नोस्टिशियन कह सकता हूँ। The noun form of the verb prognosticate is prognostication. Obviously, prognosticate का अगर आप noun बनाएंगे तो that will turn out to be prognostication. Now you know this. Getting back to God, चलिए अब God के बारे में दोबारा बात करते हैं। Theo, this is very very important to understand. जब हम theist, pantheist सब में theist करते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि उसमें theist क्या चीज़ है। Theos, जिसको वो कहता है गॉड के लिए वो यूज करता है। थियोस इज गॉड, इज ऑल्सो फाउंड इन मोनोथिज्म। ही सेज, एक वर्ड है मोनोथिज्म, मोनो मतलब वन और थिज्म मतलब गॉड, तो बिलीफ इन वन गॉड। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस। नाउ यूजिंग एथिज्म, एथीस्ट, एथिस्टिक एज ए मॉडल, राइट द वर्ड फॉर द पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड। तो जैसे हमने बोला एथिज्म यानी गॉड में बिलीव करना, सॉरी गॉड में बिलीव ना करना, काइंड ऑफ थिंग, ये वो फिलॉसफी हो गई। तो एथीस्ट कौन हो गया, वो पर्सन जो वन हु डज नॉट बिलीव इन। फिर एथिस्टिक क्या, उसका एडजेक्टिव हो गया, एथिस्टिक एटीट्यूड हो गया, एथिस्टिक आपका व्यू पॉइंट है। अब कहते हैं कि ऐसे लिखिए, राइट द वर्ड फॉर द पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड, वन गॉड। तो क्या होना चाहिए, वो मोनोथीस्ट हो जाएगा। जैसे एथीस्ट था, थीस्ट था, फिर मोनोथीस्ट हो जाएगा। तो एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, यू कैन ट्राई नाउ। मोनोथिस्टिक ऑब्वियसली। एंड देन पॉलीथिज्म, अब आप समझ सकते हैं, पॉली मतलब मैनी और थिज्म मतलब गॉड, यानी बिलीव इन मैनी गॉड्स। एज इन एंशियंट ग्रीस और रोम, पॉली मतलब मैनी होता है, द पर्सन विद सच ए बिलीफ। फिर उसको क्या बोलेंगे, जो ज्यादा पॉलीथिज्म फॉलो करेगा तो वो पॉलीथीस्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव फिर पॉलीथिस्टिक हो जाएगा। तो फिर पैंथीज्म, पैन का मतलब होता है ऑल, होल। अगर आप देखें यहाँ पर एक वर्ड होता है पैन, मतलब ऑल होता है। पैन इंडिया का भी आपने सुना हो, फिर एक हमारी थ्योरी थी पैन इंडिया की, नहीं पैन हो जाता है। कैमरा कई बार पैन करते हैं, यानी जब लॉन्ग शॉट लेना होता है, व्यू पॉइंट ज़्यादा बड़ा लेना होता है तो पैन करना, पैन मतलब ऑल है। तो पैंथिज्म, पैन मतलब ऑल और थीस मतलब गॉड, यानी बिलीव दैट गॉड इज नॉट इन मैंस इमेज बट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ ऑल यूनिवर्स, यानी जो मानता है एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, दैट इज पैंथीस्ट है। यानी एवरी पार्टिकल ऑफ द दिस यूनिवर्स इज गॉड, ऐसा मानता है, वो लिख भी रहा है, बट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज पैंथीज्म होता है। हर चीज में भगवान होता है, वैसा मानते हैं। तो ऐसा पर्सन को, फिर पर्सन को क्या बोलेंगे, पैंथीस्ट हो जाएगा। और फिर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड, पैंथिस्टिक हो जाएगा ऑब्वियसली। एंड देन थियोलॉजी, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, थियो ऊपर हमने देख लिया गॉड है, और लॉजी मतलब स्टडी है। द स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन इज नोन एज थियोलॉजी होती है। द स्टूडेंट इज ए थियोलॉजियन, द एडजेक्टिव इज थियोलॉजिकल एप्टीट्यूड, थियोलॉजिकल स्टडी, थियोलॉजिकल व्यू पॉइंट, काइंड ऑफ थिंग। तो अब आप निकालेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि एडजेक्टिव कैसे निकालना है, नाउन कैसे है। दिस इज वेरी इजी, वी हैव बीन डूइंग दिस, 31st चैप्टर वी आर डूइंग। And then of sex and tongue, understand this. A lecture, पहले बार हम पढ़ चुके हैं लेक्चर के बारे में किसी चैप्टर के अंदर। A lecturer practices lecturing. If you recall, अगर आप अगली लाइन पढ़ने से पहले आप अपने आप को टेस्ट करिए कि लेक्चर क्या वर्ड था। Now, the derivation of old French lecture to lick, understand that. Tongue से associate कर रहा है, kind of thing. The adjective lecturers has many close or not so close synonyms, most of them also and significantly starting with the letter L. कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो इससे एसोसिएटेड है और वो L से शुरू होते हैं, और साउंड फॉर्म्ड विद द टंग, ल, एल, एल हमेशा टंग से आता है। सपोजली द सीट ऑफ सेंसेशन, टंग हमारी सेंसेशन को चेक करती है, और ल, एल वर्ड जो है वो अकॉर्डिंगली सेंसेशन से एसोसिएटेड है, वो ये मानता है। अब देखिए कई सारे वर्ड जो सेक्सुअल एबिलिटीज को, सेक्सुअल एक्टिविटीज को, सेक्सुअल टेम्परामेंट को इंडिकेट करते हैं, वो एल वाले हैं। वन वर्ड इज लिबिडिनस, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो प्लेजर को इंडिकेट करता है। लेसीवियस, लेसीवियस अगर आप देखें तो वो भी वैसे ही वर्ड, जो वर्ड है जो वॉन्टन होता है, सेक्सुअली इमोडेस्ट और प्रोमिस्क्यूअस,
प्रोमिस्क्यूअस मैंने अगर आपको वर्ड बताया था कि जो द वन हु यूजेस हिज फिजिकल अपीयरेंस टू seduce other persons, to attract other persons for his sexual needs and all, physical needs and all, वो lascivious हो गया, वो wanton हो गया, वो promiscuous हो गया. देन lubricious वर्ड है. lubricious वर्ड देखें तो ऑफेंसिवली लस्टफुल. लवफुल अलग होता है, लस्टफुल अलग होता है. लव इज नॉर्मल लव, बट लस्ट इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सम सेक्सुअल फीलिंग एंड ऑल. लस्टफुल होता है तो दैट इज ल्यूड हो जाता है. तो lubricious इज फ्रॉम द वर्ड lubricus, स्लिपरी होता है. The same root found for the lubricate. The noun is lubricity. You can understand that. Licentious. Characterless को बोलते हैं नॉर्मली, वैसे नीचे वर्ड लिखा है promiscuous and unprincipled in sexual matters. तो यानी characterless हो गया. Licentious from Latin word lacer, to be permitted. The root from the which they get license. License भी कहीं ना कहीं वहीं से ही आया है. Etymologically permission and illicit. Etymologically not permit. अगर illicit अगर il लग जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, forbidden by law हो जाएगा. And then lewd, जिसे हिंदी में बोलते हैं भद्दा काइंड ऑफ होता है. द प्रीवियस 4 वर्ड्स डिराइव फ्रॉम लैटिन, बट दिस वन इज फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन ल्यूड. ये वर्ड जो है एंग्लो सैक्सन ल्यूड वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वाइल, इविल जिसे हम बोलते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये सारे वर्ड भी वहां से निकल कर आए हैं. और लस्टफुल फ्रॉम एन एंग्लो सैक्सन वर्ड मीनिंग प्लेजर और डिजायर, मैंने पहले बात की थी. एंड सिमिलरली अगर हम निकालें उसका नाउन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लस्ट हो जाएगा. तो नाउ वी सी दिस स्लाइड. नाउ व्हाट इज सेड ऑफ सक्स एंड टंग. टंग, जब भी ल वाला वर्ड बोलेंगे टंग हमारी मूव होगी, वो हमारे पैलेट को टच करती है जहाँ सेंसेशंस होती हैं. तो यानी एल वाले वर्ड जो उसको लगता है वो ऐसा मान रहा है. काफी सारे ऐसे वर्ड हैं जो एल वाले हैं, जो इस तरीके की सेंसेशंस को, जो सेक्सुअल फीलिंग्स है उसको इंडिकेट करते हैं. वो सारे वर्ड उसने यहाँ पर लिखकर बताए हैं. सिर्फ का सबका मतलब मोर और लेस ऑलमोस्ट द सेम है. हालांकि उसी लाइसेंस से वर्ड लाइसेंस आया है ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट मोर और लेस आप देखेंगे तो सारे वर्ड आर गोइंग टूवर्ड्स दैट काइंड ऑफ सेंसेशनल फीलिंग्स एंड ऑल. एंड देन libidinous, lascivious, lubricious, licentious, lewd, lecherous, lustful are 7 adjectives that indicate sexual desire or activity. The implication of all 7 words is more or less derogatory. कहीं ना कहीं माना जाए तो उसको थोड़ा सा implication, किसी के लिए अगर ये word लगाओगे तो थोड़ा derogatory sense में use किया जाता है, कोई अच्छे में नहीं माना जाता kind of thing. Each adjective becomes a noun with the addition of the nous word लगाएंगे, या यानी अगर नेस लगाएंगे तो फिर वो क्या होगा, वो नाउन बन जाएगा. और lubricity and lust are alternative noun form of the 2 of the adjectives. अब अगर आप निकालें, lubricity है, lubricious भी हमने बनाया था तो lubricity भी बन सकता है एक उसका नाउन, और lust भी एक तरीके से नाउन बन सकता है, माना जा सकता है. ओके, that's how you make the noun. Of sex and itch. itch क्या होता है, काइंड ऑफ इचिंग होती है, कहीं हमारे ऐसे काइंड ऑफ सेंसेशन होती है स्किन पर तो हम उसको खारिज करते हैं, इचिंग हो जाती है. यू कैन नॉट रियली कंट्रोल योरसेल्फ. तो प्रूरिएंट एक वर्ड है, प्रूरिएंट वर्ड है विच सेज इज फ्रॉम लैटिन प्रूरिडो, टू इच, टू लॉन्ग फॉर. यानी जब आपके मन में किसी चीज़ की फीलिंग आ जाती है, डिज़ायर आ जाती है, यानी फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो. तो यानी कहीं अगर बॉडी में कहीं हल्का सा भी ऐसी फीलिंग होती है तो वी कैन नॉट रेजिस्ट कि हम उसे वहाँ पर टच जरूर कर लेते हैं, खारिज जरूर कर लेते हैं. यानी अगर डिज़ायर मन में आ जाती है तो फिर वो हमें किल करती रहती है कि यार उसे फुलफिल किया जाए, यानी कहीं ना कहीं इचिंग ही होती है. तो व्हाट इज दिस प्रूरिएंट वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं इच और लॉन्गिंग को दिखाता है. डिस्क्राइब समवन हु इज फिल्ड विद द ग्रेट सेक्सुअल क्यूरियोसिटी, डिजायर, लॉन्गिंग फॉर. तो कहता है अगर हम इसका नॉन बनाना चाहें तो प्रूरियंस बन जाएगा. यानी प्रूरियंट कौन है, जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर को रखता है, क्योंकि ये वर्ड आया है प्रूरो से, और प्रूरो का मतलब है इच है. होप यू अंडरस्टैंड दिस. एंड देन pruritus, what says from the same root is the medical condition in which the skin is very itchy, obviously, but without a rash or eruptions. स्किन इची हो जाती है लेकिन उसमें कोई रैशेज और इरप्शन नहीं होते, लेकिन
आपको फीलिंग आती रहती है इचिंग की काइंड ऑफ थिंग, स्क्रैच एनफ और कोर्स एज यू विल बी इरिजिस्टिबली टेम्प्टेड टू डू। वही हम कह रहे हैं कि अगर वो ऐसी इचिंग फीलिंग आती है तो वी कैन नॉट रियली स्टॉप अवर सेल्फ, वी नॉर्मली स्क्रैच दैट सेक्शन। उस सब जगह पर हम खुजली करते हैं कहीं ना कहीं, स्क्रैच करते हैं किसी भी चीज से। तो यानी वो एक ऐसी टेम्पटेशन हो जाती है जिसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। एंड समथिंग लाइक रैश विल सून अपीयर, अगर ज्यादा करोगे तो नेचुरली रैश तो अपीयर हो ही जाएगा। द एडजेक्टिव इज प्यूरिटिक वर्ड हो जाएगा। यानी अगर आप देखें तो यानी ये वर्ड प्रूरो आपने याद रखना है। अगर आप याद रखेंगे प्रूरो का मतलब है इचिंग है, तो यानी इस इचिंग से वो बताया है लॉन्गिंग, तो वहीं से वर्ड प्रोरिएंट बन गया, फिर प्रोरियंस बन गया, फिर प्यूरिटिक बन गया, यानी स्पिरिटिस बन गया। ऑल दीज वर्ड्स आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पर्सन द वन हु हैज लॉट ऑफ लॉन्गिंग टूवर्ड्स सेक्स एंड ऑल, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसी को वो इचिंग से एसोसिएट कर कर हमें बता रहा है। ओके, अंडर एंड ओवर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया इज बिल्ट ऑन टू वर्ड्स। अगर आप देखेंगे हाइपोस जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेशन 3 में, एंड कॉन्ड्रोस इज द कॉन्ड्रोस द कार्टिलेज ऑफ द ब्रेस्ट बोन। ओके, कार्टिलेज क्या है? ए फॉर्म फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी में, उसे कार्टिलेज बोलते हैं। दिस में साउंड फार फेच्ड, हो सकता है आप पढ़ो तो आपको लगे यार ये कहाँ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, until you realize that under the breastbone is the abdomen. Under the breastbone is the abdomen. The ancient Greeks believed that morbid anxiety about one's health arose in the abdomen. पुराने ग्रीक ऐसा मानते थे कि जो हमारी जो मॉर्बिड क्या नाम है एंजाइटी है, वो हमारी एब्डोमेन के अंदर जाके जनरेट होती है। ये जो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे नहीं होता कभी कुछ एंजाइटी हो जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के स्टमक में कुछ होने लगता है, ऐसे फीलिंग होने लगती है कि लूज मोशन कई लोगों को लग जाते हैं काइंड ऑफ थिंग। तो एब्डोमेन में ऐसा कुछ होता है। एंड नो वन इज मोर मॉर्बिडली अनसीजिंगली एंड अनहैप्पीली एंग्शियस अबाउट हेल्थ देन द हाइपोकॉन्ड्रियक। ओके, तो यानी हाइपो तो आपको पता ही है, हाइपोस का मतलब तो अंडर हो गया, और कॉन्ड्रोस का मतलब कार्टिलेज है, और कार्टिलेज जो हमारी ब्रेस्ट बोन है। तो ब्रेस्ट बोन के नीचे जो हमारा एब्डोमेन होता है, ही से एब्डोमेन में ही हमारी गट्स एंड सारी पार्टी के जो हमारे ऑर्गन है। द ग्रीक बिलीव्ड कि जब भी हमें कुछ ऐसी मॉर्बिड फीलिंग आती है, यानी एंग्जाइटी की फीलिंग आती है, नर्वसनेस की फीलिंग आती है, तो हमारे स्टमक में कुछ ऐसा होता है, वो स्टमक से जनरेट होती है। तो इसलिए उसने फिर वो वर्ड ब्रेस्ट फोन से निकालकर, कार्टिलेज से निकालकर हाइपोकॉन्ड्रिक बना दिया। तो यानी हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है, या द वन हु इज वेरी मच वरीड अबाउट हिज हेल्थ एंड ऑल। ये हमने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा था सेशन में, हाइपोकॉन्ड्रियक हो जाता है। डॉक्टर्स कैन नॉट प्रूव उसको कुछ है, लेकिन उसे लगता है कि मुझे कुछ है, मुझे कुछ है। Hypochondriac is also an adjective form of hypochondriacal. Okay. Hypos under is useful root to know the hypodermic. हमने पढ़ा है syringe को बोलते हैं hypodermic needle penetrates under the skin. Hypothyroid person is underworking thyroid gland. Hypertension is abnormally low blood pressure. तो यानी जहाँ पर भी जहाँ पर भी वर्ड हाइपोज आ रहा है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वो अंडर को इंडिकेट कर रहा है। तो यानी हाइपोडर्मिक क्या हो गया, स्किन के नीचे वाला जो इंजेक्शन है वो हाइपोडर्मिक हो गया, सिरिंज को बोलेंगे। और फिर हाइपोथायरॉयडिक पर्सन जो है वो अंडर है, हैज एन अंडर वर्किंग थायराइड ग्लैंड होता है, यानी उसके थायराइड ग्लैंड ज्यादा ढंग से काम नहीं कर रहे, तो क्या है, हाइपोथायरॉयड हो जाएगा। और हाइपो आपने पढ़ा है हाइपोटेंशन हो जाती है, हाइपोटेंशन का मतलब है लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। यानी जहां पर भी हाइपोज आ रहा है वहां पर अंडर है। कॉन्ड्रिया आपको समझा ही दिया है, बाकी आप समझ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हाइपर इज अनदर वर्ड, कहते बड़ा हाइपर हो रहा है काइंड ऑफ, नहीं होते किसी को बोलते हैं यार छोटी बात पर हाइपर हो जाते हो। हाइपर इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग ओवर है। अब देखिए वो हाइपोज था, अब आप इसको मिक्स नहीं करेंगे, वो हाइपोज वर्ड था जिसको हमने बोला था अंडर है, और ये वर्ड क्या है, हाइपर है, जिसका मतलब है ओवर है। तो hypercritical person is excessively fault finding. Hypothyroidism is overworking of the thyroid gland, you can understand. Hypertension is high blood pressure, काफी high blood pressure hypertension हो जाता है, और लोअर वाला hypotension हो जाएगा, hypertension हो जाएगा, तो hypertension हो जाता है ब्लड प्रेशर में। एंड यू कैन इजीली वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द हाइपर एसिडिटी, हाइपर एक्टिव एंड हाइपर सेंसिटिव पर्सन, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। यानी जो लिमिट से ज्यादा हो जाएंगे वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा।
The adjectival form of the hypotension and hypertension are hypotensive and हाइपरटेंसिव हो जाएगा। तो हाइपोटेंशन का वर्ड क्या निकलेगा उसका? अगर आप देखेंगे तो हाइपोटेंशन है, तो उसका वर्ड हमने निकाला हाइपोटेंसिव, ये एडजेक्टिव हो गया। और हाइपरटेंशन जो एक हमारा नाउन है, उसका अगर आपने एडजेक्टिव बनाना है तो क्या बनेगा? हाइपरटेंसिव बन जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। तो यानी हमें क्या समझ आया? एक वर्ड समझ आया हाइपोज और एक वर्ड समझ आया हाइपर, और उसी से हमने इस पूरी स्लाइड के अंदर काफ़ी सारे वर्ड निकाले हैं और एक कहानी वे कंट्रोल्स भी हमने निकाला। तो वी अंडरस्टैंड all these words that are related with hypos and hyper. So that's all we have in session 31 for you. Hope you have understood them well. This needs to be revised because now we are going further. The chapters are becoming lengthier, a few, and they are becoming complicated because there is a now he's using the information that we have studied in earlier sessions. So I request, if you have not read the earlier sessions, kindly revise them, read them, and then come down to these sessions. Then you find you are gaining the information faster. Kindly revise this, do the exercise after this. I'll meet you soon in session 32. Thank you very much for being with me. God bless you.